नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, ऊपर हमने रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर कवर किया था, द्रव्य और उसके संगठन और उसकी प्रकृति। अब चलिए उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू भी कवर कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस। ठीक है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? बहुत से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, और अधिकतर बच्चों को तो ये मालूम भी होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ए, ऑप्शन बी है द्रव नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी है बर्फ के क्यूब और बुरादा, और ऑप्शन डी है बर्फ के क्यूब और नमक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को या ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, गैसों की गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु। ठीक है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु ऑप्शन ए गति प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन बी द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, और ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ करते हैं, और ऑप्शन डी गति रोक देते हैं। तो 2 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गति रोक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु। ठीक है, जब दाब बढ़ जाता है जो जल का क्वथनांक बिंदु ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, और ऑप्शन डी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मिश्र समांगी होते हैं, मिश्रण समांगी होते हैं, ऑप्शन बी एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। ये सब के बारे में हमने जो थ्योरी पढ़े थे उनमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। ऑप्शन डी, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। तो चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न 5 की। 0 सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। 0 सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहा जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी रहा बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, ऑप्शन सी रहा बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, और ऑप्शन डी रहा कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता। तो 5वां प्रश्न, 0 सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5वां का ऑप्शन डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन द्वारा, और ऑप्शन डी भापी आसवन द्वारा। तो 6 का आंसर मेरे ख्याल से सबको मालूम ही होगा, ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं?
ठीक है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव बोला जाता है, ऑप्शन डी ब्राउनी प्रभाव बोला जाता है, ऑप्शन सी वितरण बोला जाता है और ऑप्शन डी परासरण बोला जाता है। तो सातवां का आंसर होगा दोस्तों ब्राउनी प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, यदि धूल कणों को आप दूरबीन से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से माफ कीजिए, तो चलते फिरते दिखाई दिया जाता है, देता है, तो इस प्रभाव को बोला जाता है ब्राउनी प्रभाव। ठीक है, प्रश्न 8, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न भी आया है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए पाश्चुरीकरण, बी वसंतीकरण, सी खमीरीकरण या खमीर उठाना और डी रैटिंग। मुझे मालूम है इसका आंसर सब दे दिए हैं, इसका आंसर है खमीरीकरण। ठीक है, प्रश्न 9 की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, पानी में लोहा तथा मैंगनीज, ठीक है, पानी में लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? ठीक है, इसी टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पानी में लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए वायु मिश्रण, ऑप्शन बी क्लोरीनीकरण और ऑप्शन सी निस्पंदन, ऑप्शन डी चूना सोडा उपचार। तो 9वां का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरीनीकरण द्वारा पानी से लोहा तथा मैंगनीज हटाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि ऑप्शन ए तापमान 01 सेल्सियस हो, ठीक है, ऑप्शन बी आर्द्रता 0% हो, ऑप्शन सी आर्द्रता 100% हो और ऑप्शन डी तापमान 100 अंश सेल्सियस हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 10वां का? 10वां का आंसर होगा सी आर्द्रता 100% हो, तब जल वाष्पीकृत नहीं होगा, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रश्न 11 की बात करते हैं, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ठीक है, प्रश्न 11 है, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेंसिन, ऑप्शन सी रेजिन और ऑप्शन डी सिट्रेट। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का आंसर है ऑप्शन ए रेनिन। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12, निम्न में से जल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, निम्न में से जल का उदाहरण कौन सा है? तो इसे तो आप देखते ही समझ गए होंगे, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर है डायरेक्ट पनीर, सोचने ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13, दूध है। ठीक है, ये दूध रहा, दूध है। ऑप्शन ए पायस, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी फेन और ऑप्शन डी जेल। तो दूध है दोस्तों, 13 का आंसर है दूध है पायस। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है और बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे जो भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, अमोनिया, बी रहा कार्बन डाइऑक्साइड, सी रहा नाइट्रोजन और डी रहा ऑक्सीजन। तो 14 का आंसर होगा दोस्तों शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न 15 रहा, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। ठीक है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी फिल्टरेशन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन डी आसवन द्वारा। तो 15 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? ठीक है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन ए रहा सारी बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रहा है। ऑप्शन बी सारा पानी बर्फ बन जाएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ऑप्शन डी थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा दोस्तों? 16 का आंसर है बी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17,
भौतिक परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न 17 भौतिक परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना और ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। याद रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में ये आया भी है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न 18। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ए प्राकृतिक, बी भौतिक, ठीक है, सी रासायनिक और डी जैविक। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, 18 का आंसर है बी भौतिक। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है जल का वाष्प में परिवर्तन होना, बदलना। ठीक है, प्रश्न 19 क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों में प्रभाजी आसंजनों में और ऑप्शन डी एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में। तो 19 का आंसर होगा दोस्तों, 19 का आंसर होगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न 20। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना और डी ऊर्ध्वपातन। तो ये तो सभी जानते हैं, डी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न 21। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ठीक है, समांगी मतलब द्रवों के समांगी मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? ऑप्शन ए निस्यंदन फिल्टरन द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी आसवन द्वारा और ऑप्शन डी संघनन द्वारा। तो 21 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आसवन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न 24। यौगिक C6H12O4। ठीक है, C6H12O4। ठीक है, इसे कैथेसोल बोला जाता है या एसीटोन पैराक्साइड बोला जाता है। ठीक है, C6H12O4 को। तो ऑप्शन ए प्रति मोल 22 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सी के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत दुगना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सी के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत दुगना होता है। ऑप्शन सी H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है। ठीक है, H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है। ऑप्शन डी O का द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत तिगुना होता है। तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यौगिक C6H12O4 मींस कैथेक्सोल या एसीटोन पैराक्साइड बोला जाता है इसे। इसका है ऑप्शन सी, H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह वाक्य क्या कहलाता है? एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह वाक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन बी गैर-लुसैक परिकल्पना, ऑप्शन डी प्लांक परिकल्पना और ऑप्शन डी किरचॉफ का सिद्धांत। इस सब के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या में परिवर्तन, अणुओं की संख्या समान होती है, यह वाक्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 23 का ऑप्शन ए अवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न 24। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं। ठीक है, प्रश्न 24 है, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन ए द्रव्य मिश्रण जो संगठन में अपरिवर्तित रहते हुए आश्रित होते हैं,
ठीक है, ऑप्शन ए द्रव्य मिश्रण जो संगठन में अपरिवर्तित रहते हुए आश्रित होते हैं। ऑप्शन बी द्रव्य जो एक दूसरे में किसी भी अनुपात में मिश्रणीय होते हैं। और ऑप्शन सी जो परस्पर निश्चित संगठन वाला ठोस विलयन बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो परस्पर निश्चित संगठन वाला ठोस विलयन बनाते हैं। और ऑप्शन डी गैसीय मिश्रण जिनके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं दोस्तों। 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्य मिश्रण जो संगठन में अपरिवर्तित रहते हुए आश्रित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, बर्फ के दो टुकड़ों, ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ रखकर दबाने पर वे क्यों जुड़ जाते हैं। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाकर रखने पर वो क्यों जुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए दाब में वृद्धि के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी दाब में वृद्धि के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी दाब में वृद्धि से बर्फ के गलनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी बर्फ का गलनांक 4 अंश सेल्सियस हो जाता है। तो 25 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दाब में वृद्धि के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। डायरेक्ट इसी से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दाब में वृद्धि के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन आज का। प्रश्न 26, कौन सा कथन कोलाइडी तंत्र को सही स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, कौन सा कथन कोलाइडी तंत्र को सही स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए नदी एवं समुद्र के संगम पर डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, नदी एवं समुद्र के संगम पर डेल्टा निर्मित होता है। ठीक, ये तो सही है। कृत्रिम वर्षा के लिए वायुयान से बादलों पर आवेशित धूल बिखेरते हैं। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए वायुयान से बादलों पर आवेशित धूल बिखेरते हैं, ये भी सही है। पोटाश एलम का प्रयोग को प्रतिसंक्रामक औषधि के रूप में एवं सेविंग के दौरान रक्तस्राव के उपचार में होता है। पोटाश एलम का प्रयोग प्रतिसंक्रामक औषधि के रूप में एवं सेविंग के दौरान रक्तस्राव को उपचार में होता है। फिटकिरी, ठीक है, तो ये भी सही है। प्रश्न पूछा स्पष्ट नहीं है। कठोर जल के मृदुकरण में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट उपयोगी है, यही गलत है दोस्तों। और इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थी आज की द्रव्य संगठन एवं उसके प्रकृति से संबंधित कुछ एमसीक्यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।